थ्रो डीप सी। यही तो नारा था। अब की बार 400 पार, देश खलास हो जाएगा, जीडीपी गॉन, रुपीज गॉन। लेकिन संविधान के बारे में जो बातें बता रहे थे शुरुआत में शकील अख्तर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। कॉन्स्टिट्यूशन गॉन। धनखड़ बुरी तरह से वहां हिल गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि भले उम्र में मैं 83 साल का हो गया हूं, लेकिन आज भी नौजवानों से कम नहीं हूं और आपकी बात नहीं मानूंगा। सेकंड महात्मा गांधी। रविकांत जी क्या कहेंगे, इधर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक? देखिए राजीव जी, आज जो पार्लियामेंट में हम लोगों ने चर्चा सुनी, भारतीय जनता पार्टी अब अपना मुंह छुपा रही है बार बार, और जो उसके इरादे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खासकर राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये देश समझता है। 142 करोड़ पब्लिक जानती है जिन्हें देश हाईजैक हो गया है पिछले 10 साल से। हिंदू धर्म चाहिए, समाज चाहिए, पराधीन महिलाएं चाहिए, ताकि वो कहें कि साहब 4 बच्चे पैदा करना है, मतलब महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनाना है, उन्हें दहलीज के भीतर धकेलना है, दलितों को शिक्षा से विहीन करना है, नौकरी से बाहर कर देना है, पिछड़ों के साथ भी वही काम करना है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कड़क 14% का देश बचाई पोजीशन नहीं, पेशवाई लोग हैं, उनका एक छत्र साम्राज्य होगा देश में, वो ये चाहते हैं और इसीलिए बार बार मनुस्मृति की तारीफ करते हैं। अब जिस तरह से वो लगातार संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं राजीव जी कि संविधान को आप संविधान में जो बने हुए चित्र हैं उनसे परिभाषित करेंगे या संविधान के अनुच्छेदों से परिभाषित करेंगे? संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उससे संविधान को परिभाषित करेंगे या संविधान में जो चित्र बने हैं? दरअसल जिस बात को राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो केवल 1946 से 1949 के बीच की विरासत को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि उसमें जो सदियों से विचार हैं, क्रांतिकारी विचार, जो मनुष्यता पर आधारित विचार हैं, वो संविधान में समाहित है। उसमें बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध का ज्ञान है, गुरु नानक के उपदेश हैं, उसमें कबीर, रैदास, दादू, इन सबके वो विवेक है, उनका ज्ञान है, वो पूरी विरासत भारत के संविधान में समाहित है। और जिसकी तरफ अभी इशारा हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया कि उसमें चित्र भी है, और चित्र किस बात को पेश कर रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है और भारत के जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, जिसने भारत को बनाया, और वो तमाम तरह के, उसमें अकबर का भी चित्र है, उसमें कृष्ण का भी है, राम का भी है। तो संपूर्ण भारत की विरासत वो उसमें समाहित है। उन चित्रों के जरिए पूरे इतिहास को दर्ज किया गया है, आध्यात्मिक परंपरा को भी, सामाजिक परंपरा को भी। लेकिन संविधान दरअसल विचारों को रिप्रेजेंट करता है, और संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसके जरिए ये देश संचालित हो रहा है। बाकी जो उसके चित्र हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें लोगों की अपनी आस्था है, मान्यता है, वो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन संविधान दरअसल उसमें निहित अनुच्छेदों और उसमें जो दिए गए कानून है उनके जरिए परिभाषित होता है और वो अप्लाई होता है। आप हर चीज को, हर विचार को एक उसको आध्यात्मिक रूप देकर उस पर माला चढ़ाना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं। यह बीजेपी आरएसएस की स्ट्रेटजी। वे संविधान को भी एक ऐसे ही पवित्र पुस्तक बना करके उस पर केवल फूल माला चढ़ाना चाहते हैं,
जबकि संविधान एक जीवंत पुस्तक है जो लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करती है, जो सदियों से दलित पिछड़े महिलाएं हैं उनको इंसान होने का दर्जा देती है, वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का ईवीएम मरेला मर्दन हाउस बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस सबका अधिकार देती है। और इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार, क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या नहीं है भारत के संविधान में। और इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े संविधान वेत्ताओं ने, कानूनविदों ने इस बात को बड़े फक्र के साथ कहा कि भारत का संविधान अपने आप में अद्भुत है। वो सिर्फ विस्तृत संविधान ही नहीं है, बल्कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने जब भारत के संविधान पर लंबा रिसर्च किया और वो किताब लिखी, भारतीय संविधान की रूपरेखा, ये हिंदी में किताब उपलब्ध है, अंग्रेजी में पहले आई थी, अनुवाद मैंने पढ़ा है। और ग्रैनविल ऑस्टिन भारत के संविधान के विषय में कहता है कि यह सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, सदियों से प्रताड़ित समाजों के उत्थान का पूरा उसमें मौका है, अवसर है। जिन समाजों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, उन्हें संविधान देता है। तो ये जो सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, आप उसे केवल एक पवित्र पुस्तक बना करके उस पर फूलमाला चढ़ाना चाहते हैं, उसको डाइवर्ट करना चाहते कि नहीं साहब इसमें तो ये फोटो है। अरे फोटो तो है, कौन मना कर रहा है कि नहीं, लेकिन केवल उसी से नहीं वो परिभाषित होगा। वो केवल भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को रेखांकित करती हैं वो तस्वीरें। असल में तो उसके अनुच्छेद है, विचार मायने रखते हैं, और ये वो हैं जो विचार को कुंद करना चाहते हैं। और सबसे अच्छा तरकीब तो वही है, बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार बना दिया। अब वो बाबा साहब अंबेडकर को वही भगवान की श्रेणी में खड़ा करके उनके विचारों को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के विचारों को खत्म करना चाहते हैं। जरूरत उस चीज की है जिसके बारे में लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, आज समूचा विपक्ष जिस बात को कह रहा है, जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो इस देश को संचालित करने के नियम है। और अब आपको क्या है, चाहे आप गवर्नर रहे हो, लोकसभा में स्पीकर हो, इसके पहले क्या थे, हो क्या रहा है। इसी देश में था कि जब पहले राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के निर्माण, पुनर्निर्माण के अवसर पर वो जाना चाहते थे, तो नेहरू जी ने कहा कि आप व्यक्तिगत हैसियत से जा सकते, राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। आज राष्ट्रपति जी के साथ क्या हो रहा है, उनको, वो जा रही है स्नान करने के लिए, ठीक है, उनकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, व्यक्तिगत उनका मामला है, लेकिन उनको टैग कैसे किया जा रहा है कि साहब हिंदू धर्म का उत्थान करने के लिए वो जाए। राष्ट्रपति तो इस देश का संवैधानिक प्रधान है, और उसका काम है कि कहीं भी अन्याय हो रहा हो या संविधान के खिलाफ छेड़छाड़ हो रही हो, उसको प्रोटेक्ट करना, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन तमाशा बनाना, मजाक बनाना, ये बीजेपी आरएसएस का खेल है, जिसको समूचा विपक्ष जानता है और इस देश के लोग भी जानते हैं। हो नहीं पाएगा, बाकी मंसूबे तो इनके पूरा देश जानता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, मंसूबा जो है वो पूरा देश जानता है। और नरेंद्र मोदी विदेश में हैं, उधर भी बहुत कुछ चल रहा है विदेश में, उस पर चर्चा करेंगे, खूब चर्चा करेंगे। लेकिन इधर देश में जो चल रहा है, संसद से लेकर सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट तक, उसकी आज चर्चा कर रहे हैं। संविधान के मामले पर आज बहुत ही टकराव की स्थिति इधर संसद भवन में, संसद के अंदर दिखाई दी, और उधर ईवीएम को लेकर सीधा एक आदेश, निर्देश है अभी वो आया सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की तरफ से, 2 जजों की बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ दीपांकर दत्ता, वो सुनवाई कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, चुनाव को लेकर। लेकिन चुनाव की धांधलियां, इस पे हम और चर्चा, थोड़ा और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और बहुत कुछ है जो उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर
हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जो चुनाव है और उसका रिजल्ट आया है, उसी पैटर्न पर क्या दिल्ली का चुनाव भी हुआ है? इसकी चर्चा थोड़ी सी छेड़ी थी कल प्रशांत टंडन जी ने, आज उसको भी थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। क्या इस हिसाब से ये मान लें कि बीजेपी जिस राज्य को जीतना चाहेगी वो जीत लेगी, ये माना जाए? या यहां निष्पक्ष चुनाव होगा, पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा? सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर कर क्या रहा है? 2014 आफ्टर नो सत्ता पक्ष truth election, सवाल है। only drama election, और आम जनता only के सवाल scam, इसलिए यहाँ रख रहा हूं। लेकिन hijack हमने house। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक आपकी प्रतिक्रिया? देखिए राजीव जी, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में मसला है, मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगा और इस पर एक स्पष्ट आदेश आना चाहिए। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने पिछली बार आदेश दिया था, उस बेंच को हेड करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो इस समय सीजेआई है। हालांकि उनका समय थोड़ा कम है और थोड़े कम समय वो रहेंगे, लेकिन ये तब तक आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस पर तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से ये पैसा इतना ज्यादा लगा दिया और कैसे उसने डाटा डिलीट कर दिया महाराष्ट्र के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में, क्योंकि 2 याचिकाएं तो ऑलरेडी पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुले तौर पर मानना है कि डाटा डिलीट करते हैं तो ऑल वीएम थ्रू डीप सी बैलेट पेपर इलेक्शन, ना आपको वीवीपैट मशीन का डाटा डिलीट करना है और ना आपको मशीनों का डाटा डिलीट करना है, और 45 दिनों तक उनको आपको सील बंद करके रखना है। ये साफ तौर पर आदेश था सुप्रीम कोर्ट का। तो आखिर वो आदेश क्यों नहीं माना गया और डाटा डिलीट करके, और फिर ये क्यों कहा गया जब लोगों ने रुपया जमा कर दिया, वो क्या करण दलाल नाम है उनका, जो हरियाणा के हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने पैसा जमा कर दिया, तो उनको कहा गया कि आपको मॉकपोल का डाटा जो दिखाया जाएगा, और वो डाटा तो हमने डिलीट कर दिया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में राजीव जी डाटा डिलीट करता है तो सुप्रीम कोर्ट को सजा करनी चाहिए ना, जांच कराने के लिए। और उनसे भी कहा गया कि साहब मॉकपोल डाटा जो है वो आपको दिखाया जाएगा, और जबकि वो तो 7 दिन के अंदर ही पैसा जमा कर दिया गया, तो 7 दिन में ही आप इसका डाटा डिलीट कर दिया जब आप मॉकपोल का डाटा दिखा रहे हैं। तो ये तो खुले तौर पे धांधलियां है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। टोटल स्कैम है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के अधिकारियों को मोदी स्कैम, राजीव स्कैम, शाह स्कैम, जो बाकी कोई चुनाव आयोग थे उनको भी बाकायदा कटघरे में खड़ा करके सजा की घोषणा करनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट 4000 स्कैम, अब जीडीपी स्कैम, रुपी स्कैम, टोटल स्कैम, संभावना, फेल गवर्नमेंट, शक है। लेकिन जो बिल्कुल क्लियर कट था, आप याद कीजिए चंडीगढ़ में अनिल मसीह जो कैमरे में कैद हुआ था, बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करता हुआ कैमरे में कैद था। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे डीवाई चंद्रचूड़, डांट फटकार लगाई, किनारे कर दिया। क्या हुआ अनिल मसीह का? प्रमोट हो गया उसी चंडीगढ़ में। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं सख्त सजा होनी चाहिए, भरोसा किस पे आप करेंगे? अनिल मसीह, राजीव, करेंगे मोदी, शाह पे, या इधर विधायिका और कार्यपालिका पे, धनखड़, ये जो तीनों पिलर हैं वो दरक रहे हैं। तकलीफ इस बात की है। और चौथा सो कॉल्ड मीडिया, वो कब का जा चुका है, गोदी मीडिया, गुंडी मीडिया, मोदी मीडिया, सुप्रीम कोर्ट से गार्बेज मीडिया, या वहां जगदीप धनखड़ साहब जो उस कुर्सी पर एग्जिट बैठे मीडिया, ईवीएम स्कैम मीडिया, क्या उम्मीद आप करेंगे जगदीप धनखड़ साहब अगर वो सत्ता पक्ष का हमेशा धनखड़ ईवीएम स्कैम, कम से कम उस कुर्सी पे बैठने के बाद आप राइट नहीं है उसको, देश चलाने का उसका कामत नहीं है, देश खत्म हो जाएगा। इस चीज को आप भूल जाते हैं। आप उपराष्ट्रपति हैं, इस बात को आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ आपके सामने पब्लिक के टैक्स का पका लेते हैं, उसको गलत करते सारे, वो भगवापन दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ दिख नहीं रहा। ये बातें लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लोग आके कहते हैं मुझसे कि राजीव जी ये बातें आप रखिए, इसलिए मैं रख रहा हूं। मैं उन लोगों की जुबान बन के यहां रख रहा हूं बातें। कैसे भरोसा किया जाए? इलेक्शन ओनली सिलेक्शन, नो डेमोक्रेसी, लास्ट 10 years। यहाँ पर ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट खुद की अवमानना चुनाव हैव राइट नेशन सेव, जिसको बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट को कड़क होना चाहिए, निकाल दिया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब बहस देश चला जाएगा। और जस्टिस संजीव खन्ना ने ही पूछा था कि अगर कोई चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ इसमें अधिकारी या कर्मचारी या रिटर्निंग अफसर कोई गड़बड़ करता, उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? तो बताया गया कि सजा का कोई प्रावधान नहीं है, तो सजा होगी ही नहीं। ये मसला उठा था। तो या तो सजा को छोड़ दी, या तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी अवहेलना कैसे की चुनाव आयोग में?
सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत बचानी चाहिए। वो चुनाव आयोग नहीं है, चुना लगाने का काम करता है जिंदा रहना है और पब्लिक का पैसा का पगार लेता है, गलत करते हैं। कस्टोडियन है, उसकी भी कोई इज्जत है, तो उसको अपनी इज्जत बचानी चाहिए और इसके लिए उसको जो है बुलाकर देना चाहिए। इज्जत नहीं है मोदी की भी नहीं, राजीव कुमार की नहीं, शाह की भी नहीं, वो इज्जत भी है, वो सब मिले हुए चोर कंपनी है। लेगा ना भाई, आदेश दिया आपने, आदेश का अगर आदेश की अवहेलना हुई तो संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट लेगा। ये सुप्रीम कोर्ट को करना अनिल मसीह के चाहिए। साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ये तो पूछेगा, इस देश की जनता भी नहीं पूछती है, यही तो तकलीफ है। शकील अख्तर जी, शकील जी, आखिर पूछे कौन? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। आपने गलती की और आपको सजा की जगह पे आपको प्रमोट कर दिया गया, तो ऐसा हुआ ना, आखिर होगा क्या? गोगोई का ऐसा हुआ, आदेश देता है कि चंद्रचूड़ का ऐसा हुआ, ईवीएम के, वीवीपैट के और जितने भी जो 4 यूनिट हैं उन चारों यूनिट को आप सुरक्षित रखेंगे। पैसे 19 लाख, अभी बता रहे हैं अमलेंदु जी, 19 लाख रुपए जमा किया किसी ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि मुझे रिकाउंटिंग चाहिए, ये डेटा दिखा दीजिए। वहां बताया जा रहा है कि ये तो ऑलरेडी हमने डिलीट कर दिया जी, आगे यूज कर दिया। फिर आदेश कहां गया? फिर प्रूफ कैसे तो भरोसा करें, कैसे विश्वास निकाल करें? देते सब। The stock market is open for nearly. शकील जी, राजीव जी, इसीलिए आरटीआई में सिर्फ 10 रुपए फीस रखी गई थी। बड़ी से बड़ी जानकारी के लिए 10 रुपए। वो सही बात है। यही सवाल सबसे बड़ा है कि ये चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी फीस 47,000 रुपए क्यों रखी हुई है? गलत करने के लिए। ये काम एक टोकन मनी में 5 रुपए में 10 रुपए में होना चाहिए था। दूसरी बात, आप जो संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं वो बहुत सही बात है और मूल बात वही है, और राहुल गांधी इसी मूल बात को उठा रहे हैं। राहुल गांधी सेकंड महात्मा गांधी कि हमें जो है इंडियन स्टेट से भी लड़ना पड़ रहा है। इंडियन स्टेट मतलब ये सरकार और इसकी संस्थाएं, और इस संस्थाओं में क्या है, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें न्यायपालिका के साथ मीडिया भी है, इसमें कार्यपालिका भी है। मीडिया तो फेल हो गया। इसमें विधायिका का जो रूप आप देख रहे हैं, जिसमें जो है चेयर जो है जिस तरह का व्यवहार कर रही है वो भी है। इसीलिए आज की तारीख में जब ये बात कही जाती है तो लोग इस पर विश्वास करते हैं। वोटों में वो उतनी तब्दील हो पाए या न हो पाए वो अलग बात है, कि एक अकेला राहुल गांधी ही इन सारी चीजों के सामने मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी इज ऑल्सो ट्रूथ। आज राहुल गांधी इसीलिए हर जगह संविधान की प्रति साथ लेके जाते हैं और बताते हैं। आज क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है? संविधान की प्रति जो आज नड्डा जी ने दिखाई, और वो इतनी बड़ी है, उसका साइज इतना बड़ा है, जो मूल प्रति है, कि उसको 2 आदमी उठा नहीं सकते। तो वो आप कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो जाहिर है कि छाप के पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए वो छोटी प्रति नहीं उपलब्ध होगा। अभी एक दिन आपको हमने इसी प्रोग्राम में दिखाया था, जो हमारे पास प्रति है वो राहुल गांधी की प्रति से अलग है, और भी कई लोगों के पास होगी, वो उस प्रति से अलग है। संविधान की मेरे टेबल पे अभी इस वक्त भी 2 प्रतियां हैं। एक देखिए, ये एक हिंदी में है, ये हिंदी में है संविधान, और एक ये राहुल गांधी जो दिखाते हैं ये है, ये प्रति। ये 2 संविधान, एक हिंदी एक इंग्लिश में खुद लेके बैठता हूं जब भी। ये 2 प्रतियां हैं, तो अलग अलग तो हैं भाई, लेकिन संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा 2 और भी हैं जो मूल प्रति की तरह बिल्कुल हैं। तो संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स तो कुछ कोई भी आप छाप लीजिए, आर्टिकल्स तो सब वही हैं। बात कलाकारी चित्रकारी की है, लेकिन बात कलाकारी चित्रकारी से देश नहीं चलता है। देश चलेगा संविधान के आर्टिकल्स से। आर्टिकल भी वही है, सारे अनुच्छेद भी जो है वो है उसके अंदर, भाषा भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि लेटर कहीं बड़े हैं, लेटर कहीं छोटे हैं। जो अक्षर हैं बड़े और छोटे, इससे ज्यादा कहीं कोई फर्क कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो कानूनी मामला हो जाएगा, संविधान में कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। इसीलिए बीजेपी को सबसे बड़ी तकलीफ है कि राहुल जो है संविधान का मुद्दा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। और राहुल संविधान के मुद्दे के साथ ये बात बड़ा साफ साफ कह रहे हैं कि देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं, सब पे नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने कब्जा कर लिया है,
और जब तक ये कब्जा कर लिया है तब तक जो है हमारी लड़ाई मुश्किल से और ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। ईवीएम, लेकिन इलेक्शन बावजूद कमीशन, इसके, स्कैम, वो अकेला शख्स जो है राजीव, इस लड़ाई को लड़ रहा है। शाह, मोदी। आप देखिए कि अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ उसमें तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि साहब कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। अगर कांग्रेस ये वोटर लिस्ट तो आम स्कैम, आदमी पार्टी महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा। एक और एक दो का मामला नहीं होता है। आम आदमी पार्टी इसलिए हारी कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की कार्बन कॉपी होने की कोशिश करी पूरी की पूरी। आम आदमी पार्टी पूरी की तरह बीजेपी बन गई थी तो लोगों ने मूल प्रति को ज्यादा पसंद किया। तो डेमोक्रेसी इलेक्शन कांग्रेस चाहिए, को तो पार्टी अपनी अलग जगह बात वापस है। लेना थी और इसलिए कांग्रेस लड़ी। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के लड़ने से अगर कोई जीतता या हारता तो कांग्रेस खुद न जीत जाती। तो ये चीजें इतनी सरल नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा जो संवैधानिक संस्थाओं का है, जो आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम मूल कोर्ट मुद्दा, इसमें क्या कह रहा है, मूल प्रॉब्लम अनिल मसीह राजीव क्या कुमार सवाल का है, मोदी का है, बड़ा शाह का सवाल है। अनिल मसीह के सवाल की जवाब अनिल सुप्रीम कोर्ट मसीह को ही देना जैसा। पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए कि उसी ने उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी देश को की बचा थी सकता है अभी और तो, इसको वो स्ट्रांग हो जाए। संविधान का, कानून का सबसे बड़ी हत्या बताया था उन्होंने उस वक्त। लेकिन अनिल मसीह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो आदमी जेल तक नहीं गया है। और इसलिए जो है चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन ये हमेशा चलने वाला नहीं है। देखिए राहुल गांधी के साथ लोग अभी कम आ रहे हों, लेकिन लोग लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी बातों से जुड़ रहे हैं। अभी उन्होंने दलित सम्मेलन किया, जगह जगह वो संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, वहां लोग आ रहे हैं, लोग बात सुन रहे हैं। और एक बात और कहे हम आपसे, तो पब्लिक करेगी, क्रांति बिना शांति नहीं आएगी। वहां ये बहुत हिस्ट्री तो बदल जाएगी। कह रहे थे भारत के जो विदेश सेवा के लोग हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है और ये भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए ये बांग्लादेश जैसी पोजीशन होगी, राहुल यही कहते हैं डरो मत, सुधार नहीं होगा तो। लोग बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, वर्तमान विदेश सचिव, उन्होंने भी धीरे से कहा कि जो हथकड़ी और बेड़ी डाल के लोग आए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत तो नहीं है। ये विक्रम मिस्त्री बोल दिए। और राजीव डोगरा एक बहुत सीनियर आईएएफ ऑफिसर रहे हैं, वो वहां भी राजदूत रहे हैं और यूएन में भी रहे हैं। उन्होंने भी यही सवाल किया कि मेरे 50 साल का मेरा अनुभव है, 50 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि हथकड़ी बेड़ी डाल के कोई लाया गया हो। और साथ में ये भी कहा कि सैनिक विमान में भी कभी कोई नहीं आया। इस सैनिक विमान की जरूरत क्या है? ये दहशत पैदा करने के लिए है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी सवाल उठाया और कांग्रेस ने आज बड़ा सीधा सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जब ट्रंप से मिलेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति से, माय डियर फ्रेंड से, तो वो विरोध प्रकट करेंगे अपना कि मेरे भारतीयों को क्यों हथकड़ी बेड़ी डालकर यहाँ पे लाया गया। और मोदी फेल आइटम सर, रिपोर्ट होने वाले हैं, लोगों नकामों मत वो चढ़ावे। आइडेंटिफाई हो गए हैं, वो आने वाले हैं। वो किस तरह आएंगे? क्या उसके लिए भारत सरकार अपना जहाज पहुंचाने जा रही है? 7,25,000 आज मनीष तिवारी ने फिर बोला लोकसभा के अंदर कि 7,25,000 है ये संख्या। क्या करेंगे? अगर भारत ने इस सवाल को मजबूती के साथ नहीं उठाया तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह जाएगी। और दूसरी बात ये और बात बता दें आपको मालूम ही होगा, ये तो खैर आप फॉलो करते हैं इसको, कि शेयर बाजार जिस तरह